हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो लेक्चर है वो ग्रेविटेशन का थर्ड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोग ने फ्री फॉल, मोशन अंडर ग्रेविटी और वेट एंड मास में डिफरेंस को समझा था और उसका डेफिनेशन को भी डिफाइन किया था। आज का जो लेक्चर है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे केपलर्स लॉ। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, केपलर्स लॉ। केपलर्स ने 3 लॉ दिए, तो तीनों लॉ क्या क्या होते हैं जिसको हम लोग आगे समझेंगे। तो केपलर्स गिव 3 लॉ रिलेटेड टू मोशन ऑफ द प्लैनेट्स। केपलर ने क्या किया कि 3 लॉ हम लोग को दिया। हम लोग को पता है जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं, सन के अराउंड मूव करते हैं। तो सन जो होता है वो सेंटर होता है, ठीक है। तो पहला लॉ केपलर्स ने क्या दिया था, द ऑर्बिट ऑफ मूविंग प्लैनेट इज एन एलिप्टिकल सन एज अ फोकस। जो ऑर्बिट होता है जिसमें प्लैनेट मूव करते हैं वो क्या होता है, एलिप्टिकल होता है। जैसे हम लोग समझते हैं इस फिगर में, ठीक है। इस फिगर में क्या हम लोग देख रहे हैं, ये जो है वो सन है, ये क्या है, सन है। अब सन के अराउंड कोई प्लैनेट मूव कर रहा है, ये प्लैनेट मूव कर रहा है। इस प्लैनेट को हम मान लेते हैं अर्थ मूव कर रहा है। किसके अराउंड, सन के अराउंड। ये अर्थ सन के अराउंड मूव कर रहा है, तो ठीक। तो ये अर्थ जो मूव कर रहा है सन के अराउंड, तो किस पाथ में मूव करेगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं प्लैनेट जो होते हैं वो सन के अराउंड सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं, बट ये गलत है। सन के अराउंड प्लैनेट एलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। एलिप्टिकल पाथ मतलब अंडे जैसा शेप होता है। देखो जैसे ये देख रहे हो अंडे जैसा शेप है, इसी को बोलते हैं हम एलिप्टिकल। एलिप्टिकल पाथ में प्लैनेट मूव करता है। तो पहला लॉ यही दिया था केपलर्स ने, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या दिया था कि द लाइन ज्वाइनिंग टू द प्लैनेट एंड सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, सो टाइम टेकन टू द ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू द टाइम टेकन टू द ट्रेवल सी टू डी। इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से समझना। जैसे देखो यहाँ पे बोल रहा है इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, इस बात को ध्यान देना है। इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। मान लेते हैं अर्थ यहाँ पे आया, ठीक है, अर्थ यहाँ पे आया। अब यहाँ पे तुम्हारे घड़ी में बज रहा होगा कितना, मान लो 12 बज रहा है, 12। तुम्हारे घड़ी में कितना टाइम हो रहा है, 12। तो यहाँ पे अर्थ है। अब अर्थ एलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ जाता है, तो 1 घंटा लेता है टाइम। टाइम कितना ले रहा है, 1 घंटा ले रहा है। तो यहाँ पे कितना टाइम हो जाएगा, 1 बज जाएगा। यहाँ पे कितना टाइम हो जाएगा, 1। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, 1 आवर, मतलब 1 आवर लगा। अब फिर यहाँ से ये मूव करता है, तो हम लोग यहाँ पे एक कंसीडर करते हैं। यहाँ पे जब आता है तो यहाँ पे टाइम होता है, मान लेते हैं समथिंग 7 बजता है, 7। अब जैसे ही यहाँ से यहाँ आता है तो यहाँ पे कितना बजता है, टाइम होता है तुम्हारे वॉच में 8। तो देखो यहाँ से यहाँ तक आने में भी इसको कितना लगा टाइम, 1 घंटा। और यहाँ से यहाँ तक भी इसको आने में कितना लगा टाइम, 1 घंटा। टी इक्वल टू 1 आवर। और यहाँ से यहाँ तक भी आने में टी इक्वल टू 1 आवर। तो यहाँ पे टाइम सेम लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है। अब
ये जो सन है वो फोकस है, फोकस। अब सन से इस पॉइंट को मिलाएंगे, इस पॉइंट को मिलाएंगे, तो ये पिंक कलर का जो दिख रहा है वो एरिया 1 मान लेते हैं। और इधर से इस पॉइंट को मिलाएंगे और इस पॉइंट को मिलाएंगे, इसको हम लोग एरिया 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो इक्वल टाइम में, इक्वल टाइम यहाँ पे कितना लिया मैंने, इक्वल टाइम, यहाँ पे इक्वल टाइम लिया मैंने 1 आवर। इक्वल टाइम कितना लिया, 1 आवर। तो इस टाइम में ये जो एरिया A1 होगा, एरिया A1 होगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया A2 के। यही केपलर्स का सेकेंड लॉ कहता है कि इक्वल टाइम में कोई प्लैनेट सन के अराउंड मूव कर रहा है तो सेम एरिया कंटेन करेगा। तो ए से बी, ए से बी, सी से डी, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ए, यहाँ पे मान लेते हैं बी, यहाँ पे मान लेते हैं सी, यहाँ पे मान लेते हैं डी। तो ये समझ में आ गया इक्वल टाइम में A1 इक्वल टू A2, T1 इक्वल टू T2। सेम टाइम में एरिया क्या होगा, सेम होगा। अब हम लोग लास्ट लॉ को समझते हैं। तो पहला लॉ और दूसरा लॉ समझ में आ गया। पहला लॉ क्या कर रहा है, कोई भी प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। इलिप्टिकल पाथ मतलब अंडे जैसा आकार। और दूसरा क्या कहता है, द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड द सन शिफ्ट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, सो टाइम टेकन ट्रेवल A to B इज इक्वल टू द टाइम टेकन टू द ट्रेवल C to D। अब हम लोग थर्ड समझते हैं। थर्ड लॉ क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ ए रिवॉल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इन एन elliptical orbit is directly proportional to the cube of its semi-major axis। इसके लिए हम सबसे पहले समझते हैं मेजर एक्सिस क्या होता है। तो मान लेते हैं ये हमारा एलिप्टिकल पाथ है, ठीक है, एलिप्टिकल पाथ है, इसके बीच में सन है, इसके बीच में कौन सा है, क्या है, सन है, ठीक है। तो इसके सेंटर से जैसे सर्किल में हम लोग पास करते हैं, एक लाइन ये पास कर दिया मैंने, एक लाइन ये पास कर दिया, वाइट कलर से ले लेता हूँ, एक लाइन इसको पास कर लिया मैंने और दूसरा लाइन मैंने इसके परपेंडिकुलर पास कर लिया, ठीक है। तो देखो सबसे लंबा वाला लाइन को बोलते हैं हम मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। तो देखो इसको हम लोग जो मेज़र करते हैं, मतलब तो यहाँ पे मान लेते हैं ये मेजर एक्सिस मान लेते हैं हम R। मेजर एक्सिस को हमने क्या मान लिया, R मान लिया। तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, R होगा। ये माइनर एक्सिस, कहीं कहीं A B भी मानता है तो मैं A ही ले लेता हूँ, सही रहेगा A, और माइनर एक्सिस को मैं बोल देता हूँ B। तो यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, तो देखो सन के अराउंड कोई भी प्लैनेट्स मूव करता है तो उसका टाइम पीरियड होता है 1 रिवॉल्यूशन में, मतलब यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ आएगा फिर यहाँ तक आएगा, तो 1 टाइम पीरियड हुआ। जैसे अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करता है तो एक चक्कर कितने दिन में लगाता है, 365 दिन में।
तो 365 दिन हो गया टाइम पीरियड ऑफ अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन। तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड को हम लोग लिखते हैं टी से। टाइम पीरियड को हम लोग किससे लिखते हैं? टी से। टाइम पीरियड को हम लिखते हैं टी से। टी टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस। ये हो जाएगा ए क्यू। तो यही होता है हमारा थर्ड लॉ ऑफ केपलर। इस चीज़ को हम लोग अच्छे से समझते हैं, केपलर्स के थर्ड लॉ को। मान लेते हैं ये हमारा सन है, सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में प्लैनेट्स मूव करते हैं। तो ये मान लेते हैं पहला ऑर्बिट हो गया, और दूसरा ऑर्बिट इसको मान लेते हैं। तो पहले में मरकरी मूव कर रहा है, मरकरी, और सेकेंड ऑर्बिट में मान लेते हैं अर्थ मूव कर रहा है। सेकेंड ऑर्बिट में अर्थ मूव कर रहा है, अर्थ। तो अर्थ मूव करेगा सन के अराउंड इस इलिप्टिकल पाथ में। तो अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। तो अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है? टाइम पीरियड ऑफ अर्थ 365 डे। इतना दिन में एक चक्कर लगाता है अर्थ सन के अराउंड। अब बात करते हैं मरकरी का। मरकरी जो है वो सन के क्लोज है, मतलब इसका जो पाथ है, ऑर्बिट है, वो क्या है? शॉर्ट है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, इसको लिख लेते हैं टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। टाइम पीरियड ऑफ मरकरी क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड ऑफ मरकरी जो होता है 88 डेज। मतलब 88 डेज में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। कौन? मरकरी। जबकि अर्थ कितने दिन में कंप्लीट करता है? 365 डे में। तो केपलर्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि जो टाइम पीरियड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है क्यूब ऑफ मेजर एक्सिस। तो टाइम पीरियड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टाइम पीरियड के क्यूब के। तो जितना नज़दीक रहेगा सन के क्लोज में प्लैनेट्स, उसका टाइम पीरियड कम होगा, और जितना दूर रहेगा प्लैनेट सन के, उसका टाइम पीरियड क्या होगा? ज़्यादा होगा। कितने से वैरी करेगा? टी का पावर क्यू से वैरी करेगा। तो ये लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।